पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी यानी फेफड़े को जो खून सप्लाई करती है उस आर्टरी में थक्का जम जाता है। वो एक आर्टरी में भी जम सकता है या कई आर्टरी में भी जम सकता है। और नॉर्मली वो जो आर्टरी का बाइफर्केशन है, जो मेन पल्मोनरी आर्टरी से बन के दो पल्मोनरी आर्टरी बनती हैं, राइट और लेफ़्ट, उस वहाँ पे आके वो थक्का जमता है। जनरली ये थक्का पैर में होने वाली डीवीटी, जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, वहाँ से निकल के ट्रैवल करता हुआ फेफड़े में आके जम जाता है। और इसको आसान से भाषा में बस ऐसे समझ लिए कि वो पल्मोनरी आर्टरी में जमा हुआ खून का एक थक्का है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के जो विशेष कारण हैं, उसमें जो आमतौर की ज़िंदगी में देखा जाता है कि जब किसी की पैरों की सर्जरी होती है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, तो पेशेंट जो है वो बहुत दिन तक बेड रिडन हो जाता है, 3 महीने 6 महीने से ज़्यादा। ऐसी कंडीशन में उसको पैरों में थक्के जमने के संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो थक्का ट्रैवल करके लंग्स में आके पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है। इसके अलावा और भी विभिन्न प्रकार की सर्जरियां हैं जिसमें पेशेंट किसी भी कंडीशन में बेड रिडन हो जाए या बिस्तर पे बहुत लंबे समय तक रह जाए या वो चल फिर नहीं सके, तो ऐसी कंडीशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का खतरा होता है। इसके अलावा नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा है। स्मोकिंग यानी धूम्रपान करने से, सिगरेट बीड़ी पीने से भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ जाता है। कैंसर, बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं, अगर पैंक्रियाटिक कैंसर है, कोलोन या आंतों का कैंसर है, जिसमें विशेषकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा रहता है। और कुछ एक ऐसी जिसको कहते हैं हाइपरकोएगेबल जेनेटिक बीमारियां हैं जिनमें भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा रहता है। कॉमनली अभी हमने कोविड की जो वेव देखी है, इसमें भी हमने जो माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ हुई थी उसमें भी ये देखा गया था कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से ही कोविड के जो पेशेंट हैं वो ग्रसित थे। और कोविड भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो पेशेंट को बेड रिडन कर दे, या कैंसर है या ओबेसिटी है, प्रेगनेंसी है, हाइपरकोएगेबल स्टेट्स हैं या जेनेटिक बीमारियां हैं, ये पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा बढ़ा देती हैं। डीप वेन थ्रोम्बोसिस इसका कारण है। पैरों में होने वाली जो नसें हैं वहाँ पे एक उनकी नस के दीवार में थ्रोम्बस बनता है और वो वहाँ से टूट कर पल्मोनरी एम्बोलिज्म करता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण में जब एक बड़ा आकार का पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर जम जाए तो पेशेंट को सबसे पहले सांस फूलना शुरू होता है। इसके साथ पेशेंट की जो सांस लेने की गति है वो बढ़ जाती है, जिसको टैकिप्निया कहते हैं। और यदि बहुत बड़ा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो वो पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स यानी पूरी तरह से उसके आगे बढ़ने वाले खून को भी रोक सकता है। एक विशेष इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि पेशेंट के मुंह से खून भी आ सकता है। खांसी के साथ खून आना भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण होते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो परीक्षण है वो एक प्रॉपर हिस्ट्री से होता है। जब एक पेशेंट जिसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं कि इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म बन सकता है और वो इस तरह के लक्षण से प्रस्तुत करता है, जैसे कि सांस फूलना और मुंह से खून आने की संभावना बढ़ जाती है, तो इन कंडीशंस में हम जहाँ सस्पिशन हाई रहता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, वहाँ पे एक विशेष तरह के कुछ टेस्ट हैं जिनको करा के हम लोग ये निकाल सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है कि नहीं। जो विशेषतर टेस्ट हैं जो कॉमन कंडीशन में हमारे यहाँ होते हैं और जिन कंडीशन में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी या लगता है कि इसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म बहुत हाई है, तो हम लोग स्ट्रेट अवे सीटी पल्मोनरी एंजियो कराते हैं। सीटी पल्मोनरी एंजियो नॉन इन्वेजिव टेस्ट है, यानी इसमें कोई तार वगैरह डाल के तो टेस्ट नहीं होता है, इसलिए बहुत प्रिफर्ड टेस्ट है, इसको बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। और इसके पल्मोनरी एम्बोलिज्म के जो इसको डायग्नोस करने की क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जब पेशेंट एक प्रॉपर हिस्ट्री के साथ और पूरा सस्पिशन जहाँ पे हाई है, वहाँ पे डी डाइमर करके एक ब्लड का टेस्ट होता है। डी डाइमर की विशेषता ये है कि अगर डी डाइमर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये नहीं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, मगर अगर डी डाइमर नेगेटिव है तो वहाँ ये संभावना एकदम से ख़त्म हो जाती है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है।
इसलिए नेगेटिव डी डाइमर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे हम कॉमन कंडीशंस में कराएंगे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी कराएंगे कि एक एक्सरे ज़रूर कराएंगे, और ज़रूरी नहीं कि हर एक्सरे में पल्मोनरी एम्बोलिज्म से रिलेटेड जो भी चेंजेस होते हैं वो नज़र आएँ। इसलिए एक्सरे बहुत सेंसिटिव, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के मरीज़ों में हम ईसीजी और इको को भी कराते हैं, जिसमें कुछ चेंजेस देखने को हमें ज़रूर मिलते हैं। इसके अलावा एक वीक्यू स्कैन होता है जो ज़्यादातर जगहों पे नहीं होता है। तो अगर एक नटशेल में बताया जाए तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म को जो सबसे बेहतर टेस्ट है वो है सीटी पल्मोनरी एंजियो। ज़्यादातर जगह पे अवेलेबल भी होता है, और जिन पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म का रिस्क या ख़तरा हमें महसूस होता है और हिस्ट्री से और उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से लगता है कि हाँ ये पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, ऐसे मरीज़ में हम सीटी पल्मोनरी एंजियो करा के ये चीज़ कन्फर्म करते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड यानी सबसे अच्छा जो टेस्ट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का वो है पल्मोनरी एंजियोग्राफी। अब चूँकि एंजियोग्राफी एक इन्वेजिव टेस्ट है तो वो हर सेंटर पे अवेलेबल भी नहीं है, और बहुत स्पेशलिस्ट सेंटर्स पे अवेलेबल है, और रेडली अवेलेबल भी नहीं होती कि आप फ़ौरन से जाके करा सकते हैं, तो बहुत प्रिफर्ड नहीं है। ऑल्दो अगर सीटी पल्मोनरी एंजियो में नहीं मिलता है और प्रेडिक्शन स्कोर से आपको ये लगता है कि यहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की सस्पिशन बहुत हाई है, तो पल्मोनरी एंजियोग्राफी गोल्ड स्टैंडर्ड है, जिसमें 100% पता चल जाएगा कि पल्मोनरी एंजियो है कि नहीं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म का जो उपचार है उसमें कुछ विशेषकर दवाएं हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। आपको ये समझना होगा कि जिन कंडीशन में पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो रहा है आपको उसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन में भी कुछ दवाइयाँ ही यूज़ होती हैं जिनको इस्तेमाल करके हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ख़तरे को कम कर सकते हैं। जो लोग बहुत लंबी स्टैंडिंग सर्जरीज़ करते हैं या बहुत लंबी स्टैंडिंग जिनका वर्क प्रोटोकॉल है, ऐसे लोगों को स्टॉकिंग लगाना चाहिए, उससे भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ख़तरे को कमी होती है। तो प्रिवेंशन भी बहुत हद तक इसका एक मुख्य हिस्सा है ट्रीटमेंट का। और ट्रीटमेंट में जो सबसे कॉमनली और प्रिफर्ड मेडिसिन है, जो फर्स्ट लाइन है, वो है एंटीकोगुलेंट्स। अब खून के थक्के को कम करने वाली दवाइयाँ एंटीकोगुलेंट कहलाती हैं, और इनके आने से पल्मोनरी एम्बोलिज्म के खतरे को कम किया गया है। इसके अलावा अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें बड़ा एम्बोलिज्म आके पल्मोनरी आर्टरी में फंस गया है और वो कोलैप्स या शॉक के साथ पेशेंट को प्रस्तुत किया है, ऐसे पेशेंट में थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। ख़तरा ज़्यादा होता है मगर वही एक आखिरी रिजॉर्ट बचता है ऐसे पेशेंट में, थ्रोम्बोलिसिस का। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के ट्रीटमेंट में मुख्य दवाएं जो हैं वो हैं एंटीकोगुलेंट्स। रोकथाम, जैसा कि मैंने बताया, प्रिवेंशन इसका वही है कि किसी पेशेंट की अगर सर्जरी हुई है कूल्हे से नीचे तो ऐसे पेशेंट में आप दवाइयों को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मोकिंग है, किसी को अगर स्मोकिंग से रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग बंद कर सकता है। ओबेसिटी है, बहुत अधिक मोटापा है, मोटापा कम करना चाहिए। और जो कोई ऐसा इंसान जिसमें हाइपर कोएगुलेबल स्टेट है या कोई जेनेटिक कारण है, ऐसे में भी एंटीकोगुलेंट थेरेपी इस पेशेंट को दी जा सकती है, जिसमें हम आईएनआर के थ्रू उसका एंटीकोगुलेंट मेंटेन रखते हैं और डोजिंग सेट करते हैं। इसमें लंबे समय तक एंटीकोगुलेंट चलता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लक्षण में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सांस फूलना, जिसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिस्निया कहते हैं। इसके अलावा सांस का बहुत तेज़ चलना टैकिप्निया कहलाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के पेशेंट में एक बहुत विशेष लक्षण है जिसको कहते हैं खांसी के साथ खून आना या हेमोप्टिसिस। अगर ये तीनों का ट्रायड है और पहले से हिस्ट्री यानी पेशेंट की जो प्रस्तुत जिस तरह से कर रहा है उसमें अगर आपको पहले से बहुत ज़्यादा सस्पिशन हाई है तो और ये सिम्टम्स भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे सस्पिशन यानी प्रेडिक्शन जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का बढ़ जाता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के इन सिम्टम्स के साथ उसको हिस्ट्री को भी मैच करना चाहिए और फिर आप उसको कंफर्मेशन करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे प्रेडिक्शन स्कोर हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखते हुए ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा इस मरीज़ में ज़्यादा है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म अभी इस मरीज़ में प्रस्तुत है कि नहीं। ऐसे दो स्कोर हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं, एक वेल्स है और एक जिनेवा स्कोर है, जिसको यूज़ करके हम ये पता लगा सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म का खतरा इस पेशेंट में कितना है।
और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के में एक और इम्पॉर्टेंट है कि अगर बड़ा पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, जिसको एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, वो एक्यूट कोर पल्मोनल कराता है, जो पल्मोनरी आर्टरी के बाइफर्केशन पे होता है, वो आगे बढ़ने वाले ब्लड को जो है कम्प्लीटली रोक देता है। और ऐसे पेशेंट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का भी संतुलन बिगड़ जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सर्कुलेटरी कोलैप्स भी हो सकता है। बहुत मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो इस तरह से प्रस्तुत करता है, वो पेशेंट को सडन डेथ भी करा सकता है। तो हाँ, अपने आप में एक बहुत गंभीर प्रस्तुत इसका प्रेजेंटेशन है और बहुत गंभीर सिनेरियो बन जाता है जब वो इस तरह से प्रस्तुत करता है। बहुत अर्जेंट इसमें एक्शन लेना पड़ता है।